विदेशक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, विदेशक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 7,000 में दम नहीं, नियमितीकरण से काम नहीं। 7,000 में दम नहीं, 7,000 में दम नहीं। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। शिक्षकों की जो समस्या है, उनके स्थायित्व का समस्या हो और चाहे उनका जो जीवन है उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने हमेशा से आपको रूबरू कराया है। हम मौजूद हैं गोरखपुर में और शिक्षकों को कहा गया है कि अपने अंधेरे में रहते हैं और लोगों को एक नया उजाला दिखाते हैं और नई दिशा की तरफ उनको प्रगति पर ले जाते हैं। वही प्रगति पे पहुंचने वाला व्यक्ति एक न एक दिन अभिनेता बनता है, राजनेता बनता है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता बनता है और तमाम ऐसे संवैधानिक पद पर विराजमान होता है। लेकिन इन सब के बावजूद दुर्भाग्य ये है कि उन तमाम ऐसे अनुदेशक शिक्षकों की अवहेलना की जा रही है। उनके स्थायित्व का मामला हो, उनके पारिश्रमिक का मामला हो, दोनों विषयों पर सरकार कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। हम गोरखपुर के एक पार्क में उपस्थित हैं और हमारे साथ तमाम अनुदेशक संघ के शिक्षक हैं। बारी बारी से हम उनके पास भी जाएंगे, उनकी क्या पीड़ा है, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, इस पर हम उनसे चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ इस पूरे चौपाल हमने लगाया है और इस चौपाल में सबसे पहले जिनका मैं स्वागत करता हूं, आप हैं अनुदेशक संघ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रम सिंह जी हैं। आपका स्वागत है सर। और उसी क्रम में सुमन जी हैं और कमलेश भट्ट साहब हैं, विकास वर्मा जी हैं, कृष्णानंद त्रिपाठी जी हैं, देवेंद्र लाल जी हैं, रनंजय सिंह जी हैं, आप जिलाध्यक्ष गोरखपुर हैं अनुदेशक संघ के, दीपू कुमार जी हैं, ज्ञानेश्वर लाल जी हैं, प्रशांत श्रीवास्तव जी हैं और अमित कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई बहस नहीं है, ये मुद्दा है अनुदेशक संघ के तमाम शिक्षकों का स्थायित्व का और उनकी पारिश्रमिक जो मिल रही है। जैसा कि मैं एक बार इंटरव्यू भी किया हुआ था हमारे साथ अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, मैं उनके पास जाऊंगा भी, उनसे बात भी करूंगा। लेकिन एक छोटा सा बात कि जब उनसे मेरा एक साक्षात्कार हुआ, उन्होंने कहा कि सर 7,000 रुपये की सैलरी में गुजारा नहीं होता, उनसे अच्छा जीवन तो वो दिहाड़ी मजदूर कमा रहे हैं और भली भांति अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। आइए खास बातचीत करते हैं। अनुदेशक संघ के हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? हमारा आपका साक्षात्कार, तमाम चुनावी वादे भी आए, मैनिफेस्टो भी तैयार होता है, घोषणापत्र में कहा जाता है अनुदेशक संघ के शिक्षकों को हम अपना समझते हैं, उनका स्थायित्व करेंगे, उनकी पारिश्रमिक बढ़ा दी जाएगी, लेकिन इतना सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है आपके साथ? सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क का कि उत्तर प्रदेश के 30,000 अनुदेशकों की पीड़ा को आपने बुलंद करने का कार्य किया है। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि अनुदेशक है क्या, अनुदेशक का पद क्या है, अनुदेशक की पद की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं आपको बताऊं, शिक्षा का अधिकार भारत का जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया, आवश्यकता क्यों पड़ी? 2 दिसंबर 2002 को संविधान में संशोधन किया गया और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया और इस अधिकार के तहत ही उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में, भारत के समस्त विद्यालयों में जिस प्रकार से अध्यापकों की नियुक्ति होती है, उसी प्रकार से हम अनुदेशकों की भी नियुक्ति हुई। 1 जुलाई 2013 को उत्तर प्रदेश के 13,769 विद्यालय में 41,307 अनुदेशकों की नियुक्ति होती है। हम लोग खुशी खुशी विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं। उस समय 6वां वेतन आयोग देश में लागू था। 6वां वेतन आयोग का मिनिमम वेतन कहिए या मानदेय कहिए, भारत सरकार ने 7,000 रुपया तय किया था और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को 7,000 रुपया के मानदेय पर नियुक्ति किया गया। उत्तर प्रदेश के तमाम विद्यालयों में जहां 100 से ज्यादा बच्चे रखे गए थे, ऐसे 13,769 विद्यालय में 41,307 अनुदेशकों की नियुक्ति होती है। हम लोग खुशी खुशी अपने विद्यालय में जाते हैं। बच्चों की क्वालिटी को, बच्चों की गुणवत्ता को, विद्यालय के छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए हम लोग 1 जुलाई से ही कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। और लगता है कि जिस प्रकार से भारत की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने
विद्यालय की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रदेश के 13,769 विद्यालयों में हम 41,307 अनुदेशकों की नियुक्ति की थी। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने अपना योगदान देना प्रारंभ करते हैं और उसी समय से लगातार हम लोग का अपने मानदेय को लेकर अपने पारिश्रमिक को लेकर लगातार हम लोग संघर्ष करना प्रारंभ करते हैं। 2015-16 में अखिलेश यादव जी की सरकार ने हम लोग का जो मानदेय 7,000 रुपया था उसको बढ़ाकर 15,000 रुपये का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजती है, लेकिन भारत की सरकार उस 15,000 के प्रस्ताव को तो पास नहीं करती है, लेकिन 8,470 रुपया हम लोग का मानदेय कर देती है। हम लोग को 8,470 रुपया मानदेय मिलना प्रारंभ होता है। हम लोग को लगता है कि कुछ हम लोग के मानदेय में बढ़ोतरी हुई, थोड़ा और हम लोग ज्यादा मेहनत करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद 2017-18 में फिर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने हम लोग के मानदेय को बढ़ाकर 17,000 रुपये का प्रस्ताव भारत सरकार के पीएबी बोर्ड की बैठक में भेजती है। और मैं आपको बताऊं 27 मार्च 2017 को भारत सरकार की पीएबी बोर्ड की बैठक में हमारा मानदेय 17,000 रुपया जो उत्तर प्रदेश सरकार भेजती है वो पूरा का पूरा पास हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार भेजने से पहले मैं आपको बताऊं 9 मार्च 2017 को तत्कालीन मुख्य सचिव राहुल भटनागर जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के न्याय विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और तमाम प्रकार के विभागों की एक बैठक होती है 9 मार्च 2017 को। और उस बैठक में तय होता है कि अनुदेशकों का मानदेय 8,770 रुपया से बढ़ाकर इसको 17,000 रुपया का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए। और उसी के परिप्रेक्ष्य में 27 मार्च 2017 को भारत सरकार की पीएबी बोर्ड की बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वो मानदेय को पास कर दिया जाता है, पूरा का पूरा पास कर दिया जाता है। उसके बाद 15 मई 2017 को इसके मिनट्स भी जारी हो जाते हैं और भारत की सरकार चूंकि 40 और 60 का रेशियो होता है, 60% भारत सरकार को देना रहता है और 40% उत्तर प्रदेश सरकार को देना रहता है। उत्तर प्रदेश की भारत की सरकार अपने 60% की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार को भुगतान भी करती है और कहती भी है कि इसके बाद भी यदि आपको कम पड़े तो आप 14 में वित्त आयोग से ले ले। और उसके बाद मैं बताऊं 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। 19 मार्च 2017 को इसमें दिखाया जाता है कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए और भारत की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो 8,470 रुपया से बढ़ाकर जो 17,000 रुपये का प्रस्ताव था उसको पूरा पूरा पास कर दिया है और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए। ये अच्छे दिन का वादा जो हम लोगों से उत्तर प्रदेश की सरकार की रहती है, उस समय सरकार केंद्र उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ जाती है, लेकिन ये वादा तो वह हो जाता है, बड़े बड़े होर्डिंग भी लगा दिए जाते हैं लखनऊ से लेकर प्रयागराज से लेकर गोरखपुर से लेकर बरेली शाहजहां तक, लेकिन ये होर्डिंग सिर्फ दिखावे की होर्डिंग होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हमारा 17,000 का मानदेय देने का कार्य नहीं करती है। अभी जो तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री है इनका मैं लेटर आपको दिखाऊं, एक खुद लिखते हैं, ये माननीय सतीश द्विवेदी जी का लेटर है। उस समय विधायक थे और उसके बाद मंत्री बन जाते हैं। उसके बाद जब मंत्री बनते हैं इसमें देखिए उनके लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि अनुदेशकों का 17,000 का प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा पास होता है और ये मुख्यमंत्री जी को लिखते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को लिखते हैं पत्र। उसके बाद जब ये मंत्री बन जाते हैं, विधायक बनते हैं तो भाषा कुछ और रहती है, मन सांसद रहते हैं। मैं आपको बताऊं 2017 से जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो रहा था, मैं उस समय गोरखपुर के सांसद परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हुआ करते थे। मैं उनके पास गया अपने अनुदेशक प्रतिनिधिमंडल को लेकर और मैंने कहा महाराज जी उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप जो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसमें हम अनुदेशकों को नियमित करने के लिए उसको में रखिए और हमारा मानदेय सम्मानजनक लाने का प्रयास करिए। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि घोषणा पत्र में क्या रखा है, अपनी सरकार आने दो, जो हम लोग चाहेंगे वही होगा। जब हम लोग का आंदोलन चलता है 2017 से पहले
तमाम गोरखपुर के विधायक से लेकर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक सांसद हम लोग के धरने प्रदर्शन में आते हैं और हम लोग के सुर में सुर मिलाकर कहते हैं कि इनके मानदेय को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जब 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, सबका साथ सबका विकास लेकर सरकार चलना चाहती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां याद आती है कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, लेकिन चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए। इन्हीं पंक्तियों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी है। मैं किससे नहीं मिला, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार मैं अभी तक लगभग 5 वर्ष होने जा रहे हैं, मैं 52 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से गोरखपुर से लखनऊ की धरती तक मिल चुका हूं। 1 बाय 1 बातचीत होती है, देखता हूं, करता हूं, समझता हूं, अधिकारियों को बुलाता हूं। न जाने लटकाना भटकाना की ये जो संस्कृति भारतीय जनता पार्टी चल रही है, न जाने इससे हम अनुदेशकों का कब छुटकारा मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी बहुत सारे बात साथी हमारी अपनी बातों को, अपनी दुख पीड़ा को रखेंगे। हमारी महिला साथी भी किस प्रकार से 70 से 80 किलोमीटर एक महिला किस प्रकार से विद्यालय जाने का कार्य करती है और किस प्रकार से वापस आने का कार्य करती है, उस पीड़ा को अभी आपके सामने रखेंगी। तमाम प्रकार की बातें आएंगी, उसके बाद मैं और सारी बातें आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। तमाम शिक्षक हमारे साथ हैं और एक महिला शिक्षक भी हैं, उनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं। सबसे पहले किन समस्याओं को आपको जूझना पड़ता है? आप एक दूरी तय करती हैं। हाँ, सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा दूरी तय करके जाती हूँ और हमको 3-3 जगह बदलना पड़ता है, साधन लेना पड़ता है और उस पे से सरकार सिर्फ हमें 7,000 रुपये दे रही है और 7,000 में कोई ऑटो का किराया दे या खुद उतनी दूरी आने जाने पे तबीयत भी बहुत ख़राब होती है, फिर भी हम लोग को डेली जाना होता है और वर्क भी हम लोगों से उतना ही लिया जाता है जितना एक परमानेंट टीचर से लिया जाता है। फिर हम लोग को सैलरी क्यों कम दी जाती है? कुछ अपेक्षा है भारत सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से? हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा तो रखे हैं, लेकिन अपेक्षाओं को कहाँ पूरा कर रही है। बिल्कुल, हम लोग की तो उपेक्षा ही कर रही है सरकार, हम लोग की कोई भी बात नहीं सुनती है, जबकि और लोगों की बात सुनी भी जाती है। वही एक परमानेंट टीचर को इतना सारा सब कुछ मिलता है, सारी सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन हम लोगों को क्या मिलता है? काम तो उन्हीं के जितना करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। नाम तो देते हैं अंशकालिक हैं, लेकिन काम भी तो हम लोगों से पूरा लिया जाता है, तो उसका पारिश्रमिक भी तो देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, ग्रेडी भी है और घर भी चलाना है, सारी समस्याएं भी हैं, दूरी भी तय करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद उनकी अवहेलना हो रही है। हमारे साथ करुणेश भट्ट साहब है, उनसे भी बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं सर करुणेश जी? सर, हमारे ये समझ में नहीं आता है कि हमारे जो नीति निर्माता लोग हैं वो हमें किस प्रकार से देखते हैं। हमारे नाम के आगे अंशकालिक रख दिए हैं, अंशकालिक होने के बावजूद भी हम प्रातः 9 जब फुल टाइम जॉब करते हैं। एक बात तो ये हो गई, तो अंशकालिक हमारे नाम से हटा दिया जाए। दूसरी बात ये है कि हमारे जितने भी अनुदेशक हैं वो कहने को केवल अपने विषय के टीचर हैं, लेकिन 80% से अनुदेशक ऐसे विद्यालय पे कार्यरत हैं जहाँ पे एक सहायक अध्यापक हैं, जिसे फुल टाइम कहते हैं। मतलब ये हो गया कि वह अनुदेशक एक फुल टाइम टीचर की बराबर ऑन द पेपर काम कर रहा है। आप उस विद्यालय के टाइम टेबल को देख लीजिए, तो टाइम टेबल में वह टीचर गणित भी पढ़ा रहा है, विज्ञान भी पढ़ा रहा है, अंग्रेजी भी पढ़ा रहा है, और कहते हो पार्ट टाइम का। अगर फुल टाइम और पार्ट टाइम का अंतर है तो फिर हमको दे दीजिए कि आप 2 घंटे पढ़ाइए, 2 घंटे बाद चले जाइए। अंशकालिक का मतलब ये हो गया, तो 2 घंटे हम पढ़ाएंगे, वापस चले आएंगे। लेकिन जब हम 9 से 3 या 8 से 2 या 8 से 1 ले रहे हो, तो हमें कम से कम उनके बेसिक के बराबर तो सैलरी दीजिए, जो रिजवी कमेटी की रिपोर्ट सपा सरकार में लागू कर चुकी है कि यदि कोई व्यक्ति या कर्मचारी अब उसी पद के सापेक्ष पूरा काम करता है तो उसे उसके कार्य के प्रति उसका न्यूनतम बेसिक प्लस डीए मिलना चाहिए। यदि आपको नियमित करने में कोई समस्या है तो आपको हमारा मानदेय बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप पैसा नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि आप एक शोषणकारी नीति पे चल रहे हैं। सरकार से अपेक्षाएं आपकी? सरकार से अपेक्षा ये है कि वह हमें इंसान माने। दास प्रथा जो कभी यूरोपियन होती थी, आज हम उस कंडीशन में जी रहे हैं।
हम अपनी प्रथा को केवल दास से इस समय यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप फिर पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए कि कोई भी वर्ग ऐसा हो जो महीने में 24 दिन काम करता हो और 8 घंटे काम करता हो और उसका वेतन सरकारी खजाने से मात्र 7,000 निकलता हो। एक भी एग्जाम्पल आप बता दीजिए, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मिजोरम तक, कहीं सरकार ने संविदा पे रखा हो, शिक्षक पद पे रखा हो, फुल टाइम जॉब लेता हो और उसका मानदेय 7,000 हो। हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है अगर वो बिहार है, वहाँ भी संविदा शिक्षक की सैलरी 22,000 रुपये है, सबसे गरीब राज्य है। उसकी ये कंडीशन है, वो भी हमारे बराबर ही काम करते हैं, या यूँ कह सकते वो हमसे कम काम करते हैं। हम अपनी ये तुलना दास से न करें और आपकी तुलना किसी दमनकारी शासक से न करें तो हम क्या करें। बिल्कुल, जैसा कि कहना है भट्ट साहब का कि दमनकारी सरकार है, शोषण कर रही है और अवहेलना तो कर ही रही है। सौतेला व्यवहार क्यों? बिहार में कहा जा रहा है कि संविदा को इतनी हैंडसम सैलरी मिल रही है कि अपना जीवन यापन वो कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार क्यों इतनी शोषणकारी या दमनकारी हो गई है कि इन अनुदेशकों को अपने संज्ञान में ही नहीं ला रही है। हमारे साथ तमाम और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। विकास शर्मा साहब हैं हमारे साथ, और क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो इस समय महंगाई बढ़ गई है, उस हिसाब से 7,000 रुपये में अब हम लोग का घर चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया है और हमें कम से कम 30 से 40 किलोमीटर पर डे स्कूल जाना पड़ता है, जो आज के समय में अगर जो हम गाड़ी से अपनी बाइक से जाते हैं तो भी 100 रुपये से ऊपर तेल लग जाएगा। तो 7,000 में हम तो 3,000 रुपये, लगभग 3,500 रुपये तो तेल में ही चला जाएगा, तो फिर घर क्या चलाएंगे हम लोग। और सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग के साथ तो पहले 8470 रुपये जो सैलरी थी उससे भी घटाकर सरकार ने रिकवरी कर ली 1470 रुपये, और फिर से हमें 7,000 रुपये ही ला के छोड़ दिया है। तो कहाँ से हम लोग का सबका साथ सबका विकास हो रहा है? हम अनुदेशकों की अभी भी उपेक्षाएँ हो रही उनके आगे। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे विश्वास की कमी दिख रही है। जैसा कि तमाम अनुदेशक संघ के यहाँ पे जितने भी शिक्षक और शिक्षिका बैठी हुई हैं उनका कहना है। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। कृष्णानंद त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। और त्रिपाठी जी, बतौर युवा आपसे ही राजनीति शुरू होती है और आप ही पे ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि वो तमाम उस विशेष वर्ग में आप गिने जाते हैं। जब वोट देने की बारी होती है, शिक्षक ही एक माध्यम होता है, लोगों को जागरूक करता है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उस अच्छी सरकार को अपने सामने लाने का कोशिश करता है जो आपकी बातों को सुने। लेकिन आपके साथ अवहेलना हो रही है, आपके साथ शोषण हो रहा है, जैसा कि अभी भट्ट साहब ने भी कहा। क्या कहना आप चाहते हैं? बिल्कुल सर, शोषण तो हो ही रहा है। और हम लोग भी भाजपा की सरकार जब आई थी तो बहुत उम्मीदें थी सरकार से कि हम लोग के भी दिन अच्छे हो जाएंगे, और हुए भी सर। तमाम चीज़ें हुई, हम लोग की मानदेय में वृद्धि भी हुई, लेकिन उसको सर इनका जो प्लानिंग था वो उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। ज़मीनी स्तर पे इन लोगों ने उसको एकदम नकार दिया। और आज के डेट में सर 7,000 रुपये में काम चला पाना नामुमकिन ही है, वो तो पॉसिबल नहीं है। और हम लोग के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात भी हुआ कि इतना मानदेय बढ़ाने के बाद, सब कुछ ऑफिशियल ट्विटर कहने के बाद भी सरकार मुकर गई और अपने हम लोग का मानदेय अभी तक 17,000 भी नहीं दे रही है। और हम लोग पिछले 8 वर्षों से 7,000 रुपये काम कर रहे हैं और अब घर परिवार चला पाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप शिक्षक हैं, चुनाव आता है, एक मैनिफेस्टो जारी होता है, अनुदेशक संघ के शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, वो होता भी नहीं है। महंगाई भी आती है, वो तमाम ऐसे नेता अपने गले में उस महंगाई जिसका विरोध करते हैं उसका एक सैंपल गले में लटकाते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं। सरकार में जब आ जाते हैं तो सारी चीज़ें उनके लिए भूल सी जाती हैं। क्या कोई दवाई की आवश्यकता है क्या इस भूली भटकी सरकार को? बिल्कुल सर, दवाई की आवश्यकता है। और हम लोग इसका, अगर हम लोग की मांगें पूरी नहीं होंगी, अगर हम लोग की मांगों को जायज़ नहीं ठहराया जाएगा सर, हम लोग इसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं, लेना पड़ेगा सर। मजबूर हैं, मजबूरी में कुछ भी कर सकते हैं। एक कहावत होती है, मरता क्या नहीं करता, तो सर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इनके लिए। बिल्कुल, युवा है तो इनके ऊपर जो है जिम्मेदारी भी है और आंदोलन का रूप ले सकता है अगर इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देवेंद्र लाल जी साहब हैं हमारे साथ, उनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? लाल साहब, सबकी अपनी बात है, किसी ने कह दिया आंदोलन करेंगे, त्रिपाठी जी ने कहा आंदोलन करेंगे, भट्ट साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं भट्ट साहब कि हम बहुत अच्छे हैं, अच्छाई से हम अपना जिम्मेदारी भी निभाते हैं, सरकार बनाते भी हैं,
हम हैं, टीचर हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि लोगों को जागरूक करना, मताधिकारी के प्रयोगों को उनको बताना। लेकिन फिर क्यों आप लोगों के साथ इतना व्यवहार, इतना गलत व्यवहार क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है? एक बार हुआ समझ में आता है, सरकार बनती है, सरकार अपने वादे देती है, फिर उसके बाद क्यों आप कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे तो हो सके बात बन जाए। आंदोलन क्या तर्कपूर्ण है? आंदोलन से बात बनेगी? हम लोग को आज 8 साल हो गए इस नौकरी में कार्य करते हुए। हम लोग तब से 7,000 में हैं। बीच में 1 साल मानदेय बढ़ा भी था, जो अखिलेश सरकार ने बढ़ाया था 8,470। फिर जब भाजपा सरकार आई, उन्होंने 1477 घटा के 6 महीने का पूरा मानदेय हम लोग का रिकवर कर लिया। 6 महीना हम लोग को पैसा ही नहीं मिला। सोचिए उस समय हम लोग कैसे जाते थे स्कूल। कितने लोग पास बाइक नहीं था तो 4-4 जगह बस पकड़ के जाते थे, 200-200 रुपये एक दिन का कर्जा लगता। इस समय बहुत से अनुदेशकों का स्कूल कम से कम 50 किलोमीटर एक तरफ से, अप डाउन 100 किलोमीटर हो गया। अब सोच लीजिए एक दिन का तेल 100 रुपये लीटर तेल चल रहा है। एक दिन का तेल कम से कम 2 लीटर तो लगभग करेगा, तो 5-6 हज़ार तो ऐसे ही निकल गया। फिर गैस सिलेंडर 1,000 रुपये पहुँच गया है, वो भी निकल जा रहा है। अब आदमी खर्चा कहाँ से 7,000 में कैसे क्या करेगा? सरकार आए दिन संविदा कर्मियों पे ही ज़्यादा लोड डाल रही है। तो स्कूल में जाइए तो जो परमानेंट शिक्षक भी हैं वो लोग भी मजबूरी जानते हैं कि 100 की संख्या है इनकी, जब 100 की संख्या रहेगी तभी ये सब रहेंगे, तो इन पे दबाव डाला जाए। दबाव डाल के खूब काम कराते हैं, वहीं परमानेंट टीचर बैठे रहते हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग की बात सुने, क्योंकि चुनाव अब आ रहा है, वोट का चोट बहुत गहरा होता है। तो हम लोग चाहते हैं सरकार हम लोग की बात सुने और हम लोग को नियमित करे। अब मानदेय वानदेय बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग को नियमित करें और हम लोग परमानेंट टीचर की तरह हम लोग भी अपना भविष्य सुधार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ गोरखपुर के जिलाध्यक्ष हैं रणंजय सिंह साहब हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। रणंजय जी, गोरखपुर के जिलाध्यक्ष हैं, पद तो बहुत बड़ा है लेकिन पद की जो गरिमा है उसको घटा दी गई है। जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, सबने कहा कि पद से हम गौरवान्वित नहीं महसूस कर रहे हैं, हमको जो हमारी असली पहचान है वो मिलनी चाहिए। बताओ जिलाध्यक्ष, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा है कि जब हम लोग की नियुक्ति 2013 में हुई तब हम लोग भी ये समझ के आए कि हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक के तरह अभी भी कार्य करते हैं। 9 से 3 शिक्षक भी विद्यालय जाते हैं, हम लोग भी विद्यालय जाते हैं। लेकिन समस्याएं हैं सर कि जहां से हम लोग चले थे यूपी की गवर्नमेंट वहीं रोक के रख दी। सपा गवर्नमेंट ने 17,000 तो प्रस्ताव भेजा, पास भी हुआ। बीजेपी गवर्नमेंट आई, हल्ला भी खूब की, खूब ट्विटर हैंडल चला, टीवी पे चला, न्यूज़ देखे हम लोग, पेपर पढ़े, बहुत खुश हुए कि चलिए कुछ ना कुछ तो हुआ। लेकिन उसके बाद सीधे न कर गई कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। तमाम बार हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिले, गोरखनाथ मंदिर में भी मिले, जाके वहाँ लखनऊ में भी मिले, लेकिन उनके द्वारा कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिला जिससे हम लोग समझ पाएँ कि हाँ वो हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन योगी जी की छवि तो नायक जैसी है ना, वो तो कहते हैं कि फैसला ऑन द स्पॉट, तो फैसला ऑन द स्पॉट करने में क्यों विफल से साबित हो जा रहे उत्तर प्रदेश सरकार? अब तो मतलब और लोग तो नायक कहेंगे, लेकिन हम लोग के लिए तो खलनायक ही हो गया सर, क्योंकि 5 साल से जो हम लोग को मिल रहा था उसको भी उन्होंने छीन लिया ना। जहां हम लोग 8470 पा रहे थे उसको उन्होंने छीन लिया। उसके बाद 6 महीने का रिकवरी कर लिया। 6 महीने का मानदेय हम लोगों का जहां 50,000 रुपया मिल रहा था उन्होंने मात्र हम लोगों को 6 महीने का मानदेय 8,000 रुपया दिया। अब बताइए, अब उनको हम नायक कहाँ से कहेंगे? हम तो खलनायक ही कहेंगे। सर मैं बताऊं, हम लोगों का जो कार्य है उसको बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। स्कूल का जिम्मेदारी छात्र संख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी अनुदेशक ही निर्वहन करते हैं। आप ले लीजिए, जिले में अगर खेल होगा परिषदीय विद्यालय का, सभी खेल अनुदेशक जाके कराएंगे। अभी का आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, एक बीएसए साहब का आया है, चुनाव का माहौल आ गया है। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी कंप्यूटर अनुदेशक जाके चुनाव का जो कार्य संपादित है ब्लॉक संसाधन केंद्र पे जो वीडियो का है वहाँ पे जाके कंप्यूटर अनुदेशक फीडिंग करेंगे। अब बताइए, स्कूल से हटा के अदर कार्य भी लिया जाता है। तमाम अनुदेशक को डीएम कार्यालय पे बैठा के कार्य लिया जाता है, लेकिन मानदेय के नाम पे शून्य। जब भी नवीनीकरण की समस्या आती है सभी अधिकारी पल्ला झाड़ने लगते हैं। कार्य कराएंगे
पूरा सत्र कार्य कराएंगे, लेकिन जब नवीनीकरण की समस्या आएगी कहेंगे कि नहीं तुम स्कूल नहीं जाते हो, आप अदर जगह कार लीजिए, कहिए स्कूल नहीं जाते। तो एक सरकार की तरफ से नहीं, हर जगह से हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, वो चाहे स्कूल हो, चाहे जिला हो, या फिर प्रदेश सरकार तो पूर्ण रूप से हम लोगों को के साथ दुर्व्यवहार करती है। सर खर्चा कैसे चल रहा है? खर्चा वहीं रो के चलता है। कैसे खर्चा चलेगा ये बताइए। 7,000 में क्या इस समय लगभग सभी की दशा है कि 2500 से 3,000 जाने आने का खर्च हो जाता है, बचा आपका 4,000 रुपया। 4,000 रुपया में कौन सा ऐसा मंत्री विधायक, अगर योगी जी हम लोग का मानदेय बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि 7,000 बहुत अच्छा है, तो किसी भी मंत्री विधायक से एक बार कह दे कि 7,000 में वो अपना खर्चा चला ले। हम अगर आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हम उसी समय लिख के दे देंगे कि हम शून्य पैसे में अपना खर्च चला लेंगे, हमको पैसे की जरूरत नहीं रहेगी अगर उनके मंत्री विधायक चला लेंगे। तो ये कैसी नीति है कि अपने मंत्री विधायक आप 4-4 लाख रुपया महीना दे रहे हैं, किसी सरकारी कर्मचारी उसको बना के बैठा है 7,000 पैसा दे रहे हैं, कहाँ से चलेगा? आप नायक नहीं खलनायक है हमारे लिए। बिल्कुल नायक नहीं खलनायक हैं, और खलनायक की भूमिका में उत्तर प्रदेश जो है इस समय चल भी रहा है। और जैसा कि कह रहे जिलाध्यक्ष हैं, और उनका कहना है कि चुनाव है, चोट की वोट बखूबी दिखाएंगे आने वाले समय में। एक खुला चैलेंज है अनुदेशकों का, और जिस तरह से मैंने कहा भी कि एक जो शिक्षक होता है वो जो हमारा मताधिकार है उसका किस तरीके से भरपूर प्रयोग किया जाना चाहिए शिक्षक ही बताता है। जमीन पे उतरता है, लोगों को समझाता है कि आपके मौलिक अधिकार क्या क्या है और आप किस तरह से उसका निर्वहन करिए और उसकी जिम्मेदारियों को समझिए। हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे जुड़ेंगे। हमारे साथ ज्ञानेश्वर लाल साहब हैं। आप ज्ञानेश्वर लाल जी हैं, और मैं उनसे बात करता हूँ क्या कुछ करना चाहते हैं। लाल साहब, सबकी बातें तो सुन ली, कड़ाई से क्या कहना चाहते हैं सरकार को एक बुलंद आवाज में? सर बस यही कहना है कि अब वेतन की कोई बात नहीं, हम लोग को नियमित किया जाए, केवल नियमित किया जाए, क्योंकि हम लोग का 8 साल पूरा हो गया है, 9वां साल शुरू होने जा रहा है। किसी भी संविदा कर्मचारी के लिए 5 साल एक्सपीरियंस बहुत काफ़ी होता है सर, इसलिए हम लोग को केवल नियमित किया जाए, इसके सिवा कुछ नहीं करना, केवल नियमित हो जाए। बिल्कुल नियमित से ही आपके सारी चीज़ों का समस्या, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ऐसा कहना गणेश्वर साहब का। प्रशांत कुमार श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं वो। सर महिलाएं भी थी, ग्रेडी भी हैं, उनका कहना है कि जो पारिश्रमिक मिल रही है वो तो हमारे ऑटो किराए और इन सारी चीज़ों में चली जा रही हैं। हमारे साथ भट्ट साहब थे, उन्होंने कहा कि दमनकारी सरकार है। हमारे साथ त्रिपाठी जी थे, हमारे साथ जिलाध्यक्ष भी थे, सबने अपनी अपनी बातें कही हैं। एक कोरोना महामारी आई, उस कोरोना महामारी में जागरूकता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को आगे कर दिया गया, और शिक्षक बिना किसी भेदभाव के उतर भी गए जंगे मैदान में। सैनिटाइजेशन का कार्य हो, सैनिटाइजर का किस तरह से प्रयोग करना है, मास्क का किस तरह से प्रयोग करना है, बताओ शिक्षक, सब शिक्षक उतर गए सड़कों पे। लेकिन उस कोरोना महामारी में भी उनके साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया गया है। क्या वो हकदार नहीं है अपने जीवन यापन को सुदृढ़ करने के लिए? क्या आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, हम लोग भी यही चाहते हैं कि सरकार हम लोग पे थोड़ा ध्यान दे और हम लोग की बातों को सुने। तमाम हैं बातें, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कहीं, लेकिन हमारे मित्र त्रिपाठी जी से जब आप बात कर रहे थे तो हमने ये सुना कि चुनाव जब आता है तो सरकार ये कहती है कि हम अपने मैनिफेस्टो में कि हम ये करेंगे, अनुदेशकों के लिए, शिक्षा मित्रों के, तमाम लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरा चुनाव आयोग से या सुप्रीम कोर्ट से बस इतना कहना है, रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी पार्टी जो ये अपनी मैनिफेस्टो में कहती है बात कि हम आने पे चुनाव, हम जब सरकार में आएंगे तो फला काम करेंगे, तो उस चीज़ को या तो वो लिखित तौर पे लें उनसे, और जब सरकार आवे तो उनसे काम लें, कराना चाहिए, उनको याद दिलाना चाहिए कि देखो भैया तुमने ये काम कहा था और आज तुमने, आपकी सरकार आई है तो आप 5 वर्ष हैं आपके पास, आप पूरी तरह से बहुमत में हैं, तो उस चीज़ को पूरा करें आप। ये इस पर कोई नियम या कानून, कुछ बातें आनी चाहिए जो कहते हैं लोग कि हाँ आ जाए नेता हमारे पास हाथ जोड़े, हमने वोट दे दिया, उसके बाद से फिर वो गायब हो गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो वो मैनिफेस्टो में कहते हैं उस पर अनुपालन कराने की कोई भी चीज़ ले आनी चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ये कार्य करे, चाहे चुनाव आयोग का। चुनाव करीब है, सीधा सा सवाल, क्या कहना चाहते हैं मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार से? मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार से सर यही कहना चाहते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं
बस यही कहना चाहेंगे भाई, नेक्स्ट आपका है चुनाव 5 साल और आपको अगर रहना चाहते हैं या रहेंगे, कोई भी सरकार आए, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों पर ध्यान दिया जाए थोड़ा। सर, सबकी बात हमने सुन ली, आपने आग्रह भी किया, हम सबके पास गए, लोगों ने बहुत सारी बातें भी कही, सबका एक ही कहना है कि सर नियमित कर दीजिए हमको, किसी हाल में हमको नियमित कर दीजिए। मैंने अभी लास्ट में प्रशांत जी से एक प्रश्न किया था, कोरोना महामारी आती है और आप तमाम लोगों को एक योद्धा की तरह खड़ा कर दिया जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं अवहेलना की गई है। सर, उस कोरोना महामारी में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव भी हुआ, तमाम विवादों और बवालों के बाद भी उस त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को रोका नहीं गया। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, उन तमाम जो भी 1621 शिक्षक मरे थे उसमें अनुदेशक संघ के भी शिक्षक उसमें शामिल थे। आपको नहीं लग रहा है कि उनकी जो आत्मा है उसके साथ भी कहीं ना कहीं एक गलत व्यवहार किया गया है? उनकी बात छोड़ दी गई, शिक्षक मंत्री का आता है बयान कि 3 ही मृत्यु हुई है। इन सारे चीज़ों को, इन सबका आप लीड कर रहे हैं, आप किस विषय कैसे देख रहे हैं सब चीज़ों को? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की आत्मा ही मर चुकी है। जिस सरकार की आत्मा मर चुकी हो, जिस सरकार के पास स्वाभिमान ना हो, जिस सरकार के पास जमीर ना हो, आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ 3 अप्रैल 2016 को लखनऊ के झूलेलाल मैदान में भारतीय जनता पार्टी की एक रैली होती है जिसका नाम है अधिकार दिलाओ रैली। अभी आप प्रशांत जी से पूछ रहे थे कि चुनाव में आप क्या करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं कहा है जो अधिकार दिलाएगा अब वही प्रदेश चलाएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारे अनुदेशक नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी खुद सिखा रही है कि जो अनुदेशकों का अधिकार दिलाएगा वही अब प्रदेश चलाएगा। और 3 अप्रैल 2016 को लखनऊ के झूलेलाल मैदान में उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री, वर्तमान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि सरकार के पास कुबेर का खजाना होता है, यदि सरकार की नीयत में कोई कमी ना हो तो किसी का भला ना हो पाए ऐसा सरकार सोच भी नहीं सकती है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय राजनाथ सिंह जी से, माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास जब विपक्ष में रहती है तो उस समय कुबेर का खजाना की बात करती है और इस समय अनुदेशकों को देने के लिए कुबेर का खजाना कहां चला जाता है? इसमें सर 4 नंबर पे आप देखिए, अनुदेशकों के नियमित करने की बात कही गई है कि जब 2017 में हमारी सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी की, हम प्रदेश के 30,000 अनुदेशकों को नियमित करेंगे। और मैं आपको बताऊं 6 अप्रैल 2017 को जब भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही थी, हम लोग अनुदेशक के रूप में लखनऊ के 5 केडी मार्ग में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे मानदेय के मुद्दे पर। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम आपके मानदेय को 17,000 करने जा रहे हैं और 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हम उत्तर प्रदेश के उन समस्त अनुदेशकों को उनके विद्यालय में उनके पद पे नियमित करने का कार्य करेंगे। लेकिन ये छलावा उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे साथ कर रही है, करती आ रही है। न जाने सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन अनुदेशकों का दुख दर्द कब सुन पाएगी? पेट्रोल की बात हो रही थी, पेट्रोल आज शतक मारकर नवाज चल रहा है। हमारा सरसों तेल आज दोहरा शतक रोहित शर्मा की तरह मारकर नवाज चल रहा है। लगातार उन तमाम प्रकार के जो समस्या है महंगाई को लेकर, मैं खुद पहले गाड़ी से विद्यालय जाता था, 100 रुपया पेट्रोल होने के कारण मैं खुद 1 जुलाई से साइकिल से विद्यालय जाने का कार्य कर रहा हूं। और ये सरकार को मैं कहना चाहता हूं, अभी तो मैं साइकिल चलाना प्रारंभ किया हूं, आने वाले समय यदि इसी प्रकार रहा तो साइकिल की सवारी भी करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार को बताने का भी कार्य करूंगा कि यदि हमारे हक को जो लेने का कार्य करेगा हम उस हक को छीनने का भी कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार किसी मुगालते में न रहे। हम यदि सृजन करते हैं, हम निर्माण करते हैं, हम सृजन करने का काम करते हैं, हमारे एक हाथ में शास्त्र है तो हमारे दूसरे हाथ में शस्त्र है। ये हमें किसी ने सिखाया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सिखाया है और उन्हीं के शब्दों में हम लोग जवाब देने का भी कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 6 महीने के समय अभी बचे हैं। उत्तर प्रदेश के उन तमाम अनुदेशकों का उन्हीं के पद पे आप नियमित करने का कार्य करिए।
हमें नहीं चाहिए 17,000, हमें नहीं चाहिए 25,000, हमें नहीं चाहिए 7,000, हमें नहीं चाहिए 8,470। हमको हमारे ही विद्यालय में हमारे ही पद पे हमें सहायक अध्यापक भी नहीं बनना है, हमें अनुदेशक का पद, जो कि भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त पत्र है, शिक्षा के अधिकार 2009 में यह पद दिया गया है, हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान के मौलिक आधार। अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। हमारे मौलिक अधिकार का पालन किया जाए, हम आपके चैनल के माध्यम से यही करना चाहेंगे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी सब आपके हाथ में है, अभी भी जो आप चाहेंगे वो होगा। और यदि आप हमारा भला करेंगे तब आने वाले चुनाव में हम भी आपके साथ, जो भी हमारा भला करेगा हम उसके साथ, हमारा एक एक अनुदेशक बूथ स्तर पर लगकर उस पार्टी के लिए कार्य करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को कहना चाहता हूं, हमें नियमित करने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार करे। मेरा एक प्रश्न मुझे लगा कि मुझे आपसे करना चाहिए। आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कह दी कि इसकी सवारी करेंगे और क्या होगा आगामी चुनाव में, जिस तरीके से अपनी बात कही है प्रशंसनीय भी है। उत्तर प्रदेश सरकार जो भी निर्णय लेती है, वो चाहे अभी आपने कानपुर का कांड देखा, जब हाईकोर्ट ने उनको कहा कि आप बैनर पोस्टर भी सीए के विरोध में जिन्होंने लगाए थे उनको हटा दिया जाए, मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में। मुझे नहीं लगता कि आप ये भी कह सकते हैं कि आई विल सी यू इन अ कोर्ट, क्योंकि कोर्ट को तो बार बार वो चैलेंज कर दे रहे हैं। आपके इन सारे प्रकरणों को यदि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार नहीं सुन रही है, आपके पास अंतिम एक जो कड़ी बचती है वो है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसको भी बार बार उत्तर प्रदेश सरकार चैलेंज कर रही है। इस चैलेंज को बतौर अध्यक्ष और इन तमाम अनुदेशकों का एक अभिभावक क्या देखता है, क्या कहना चाहता है? सर, आपने सच कहा। और वास्तव में उत्तर प्रदेश की सरकार के बाएं पॉकेट में लखनऊ हाई कोर्ट है और दाएं पॉकेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप ये देखिए, 3 जुलाई 2019 को लखनऊ हाई कोर्ट फैसला देती है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का मार्च 2017 से 9% ब्याज की दर से इनका भुगतान करे। 20 अगस्त 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट आदेश देती है कि लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश को कि उसी को आप लागू करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोग के आदेश का, उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद और लखनऊ दोनों हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती है। हम लोग इंतजार करते हैं 1 महीना 2 महीना, उसके बाद हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद होता है कि 8 दिसंबर 2021 को लखनऊ हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद जी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करती है कि आप 8 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के 30,000 अनुदेशकों का 17,000 के आदेश को लेकर आप कोर्ट में उपस्थित होइए। लेकिन ये सरकार देखिए कितना मुगालता करती है, ये कहती है हम लोग को दे रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और उस आदेश जो उपस्थित ना होना पड़े उसके लिए वहां से स्टे ऑर्डर लेकर चली आती है। अपना तो जो फैसला आता है, जो इस सरकार के पक्ष में जो फैसला आता है, उसको कहती है मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, चाहे आप 69,000 में देखे होंगे, 1,72,000 में देखे होंगे, चाहे शिक्षा मित्र के प्रकरण में देखे होंगे, कहती है कि मैं कोर्ट का सम्मान, भारत की संविधान का, कोर्ट का सम्मान करना मेरा फर्ज है। लेकिन जब बेरोजगारों के पक्ष में, अनुदेशकों के पक्ष में कोई फैसला आता है तो ये सरकार डबल बेंच में चली जाती है, रिव्यू दायर करती है। और मैं आपको बताऊं, 7,000 अल्प मानदेय पे जो पाता है उसको खिलाफ इस सरकार लड़ने के लिए सरकारी वकील जब फेल हो जाते हैं तो प्राइवेट वकील एलपी मिश्रा को हायर करती है, जो कि सुनने में आता है कि 3.5 लाख से 4 लाख उनका पर हियरिंग है। 7,000 से लड़ाई लड़ने के लिए तुम 3,500 के वकील को हायर करते हो। शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। सुप्रीम कोर्ट, मैं तो लगता है 5 जुलाई को माननीय लखनऊ हाई कोर्ट में अभी डबल बेंच का लगभग अंतिम फैसला आने वाला है, क्योंकि उसमें देखिए लगातार बार बार इनके वकील कभी हाजिर नहीं होते हैं, कभी कुछ, लगातार पंगा, लगातार कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे तो लगता है 5 जुलाई 2021 को यदि हम लोग वहां भी जीतेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। प्रकृति भी हम लोग के साथ न्याय कर रही है और वास्तव में हम लोग जीतेंगे। सिंगल बेंच से जीता, डबल बेंच से भी जीतेंगे। और हमें तो लगता है कि डबल बेंच से भी नहीं देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां भी जीतेंगे। और उसके बाद हमें लगता है ये वहां भी हारेंगे
क्योंकि ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि भारत सरकार के शिक्षा सचिव खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट में उपस्थित होकर हम लोग के पक्ष में अपना एफिडेविट लगा चुके हैं कि भारत सरकार ने इस गीत का 17,000 रुपया पास किया, अपने हिस्से की धनराशि दी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं योगी जी, क्या हम लोग पाकिस्तान के नागरिक हैं? क्या हम लोग बांग्लादेश के नागरिक हैं कि आप हम लोग हमारे साथ इतना भेदभाव कर रहे हैं? आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानते, आप लखनऊ हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानते, आप डबल बेंच का आदेश नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। अब तो हमारे लिए एक इंटरनेशनल हाई कोर्ट ही बचा है, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां भी जाने का कार्य करेंगे। 7,000 पा रहे हैं, लेकिन आपको 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ूंगा योगी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। और क्योंकि ये आपने ही सिखाया है, आपने ही सिखाया है लड़ाई लड़ना, आपने ही सिखाया है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाओ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी आपके खिलाफ ही आज आवाज उठाने का कार्य करूंगा। आज 1 से 2 घंटे के बाद आप गोरखपुर की धरती पे आने वाले हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारे हर साथ न्याय करिए योगी जी, नहीं तो 2022 के चुनाव में हमारा एक अनुदेशक जो हमारा अधिकार दिलाने की बात करेगा, उसके साथ हम लगकर बूथ स्तर पर उसके साथ जाकर उस पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे। ये मैं आपको आज यहाँ पे ऐलान करने का कार्य करता हूँ। हमसे बात करने के लिए अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल को, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क को, और आपको आदरणीय प्रणव तिवारी जी को कि हमारे अनुदेशकों की 30,000 पीड़ा को आपने बुलंद करने की आवाज की। अनुदेशक परिवार की तरफ से 7,000 में कैसे उनका जीवन पर एक गृहिणी हमारी बता रही थी। मैं अपनी बात बताऊं, बिल्कुल भावुकता का विषय भी है, और चूंकि कहीं ना कहीं अवहेलना की गई है। बतौर एंकर मैं कोशिश भी करता हूं कि प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम ये कोशिश करती है कि जो भी आम जनमानस की समस्या है, क्योंकि आप शिक्षक हमारे अभिन्न अंग हैं। शिक्षक ही जो है लोगों को राजनेता बनाता है, अभिनेता बनाता है, बड़ी बड़ी पद पर पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन उन्हीं शिक्षकों के साथ ऐसी अवहेलना क्यों? इन विषय को लेके हम उपस्थित हुए, लोगों के राय जाने, लोगों के क्या क्या बातें कही। गृहिणी थी, उनकी अपनी अलग समस्या है, कुछ पुरुष थे, कुछ युवा हैं, उनकी अलग समस्या है। लेकिन इन सब के बावजूद एक कठोर निर्देश दिया गया है, एक वचन दिया गया है कि यदि उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएंगे और आगामी चुनाव में उन मौजूदा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा तमाम अनुदेशक संघ के यहाँ पे उपस्थित शिक्षक और अध्यक्ष और शिक्षिका ने ये ऐलान किया है। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम ऐसे ही तमाम विषयों को एक चौपाल के माध्यम से, एक जन समर्थन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य करेगी। और हम चाहते हैं ऐसे ही मुद्दों को आपके सामने लाएं, ताकि जो भी आला कमान है, सरकार है, प्रशासन है, हर कोई हर विषय को अपने संज्ञान में लाए और जितने भी लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, असहाय हैं, उनकी मदद करें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभात साक्षी।